तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है, एक बार सभी ध्यान से सुनेंगे। एक तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाता है और साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट में हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से एक बार सुन लिए ना, तो मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद लाइफ टाइम यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से आने वाला क्वेश्चन कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। ये बात लिख के ले ली, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना है और इस कॉन्सेप्ट में दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। अब चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात हो। अब मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने के बारे में क्वेश्चन आए और चाहे आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के बारे में क्वेश्चन आए, ठीक है, क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सुने। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि राष्ट्रपति का आदेश के द्वारा ही कोई भी न्यायाधीश हट सकता है। ये बात ध्यान रखो। आपसे कभी सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके आदेश पर भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाता है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। क्लियर। अब इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे इस बेस पॉइंट को, कि 62 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु होती है, जबकि 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु होती है। ये बेसिक सवाल हैं जो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे। देखिए, जो न्यायाधीशों को जो हटाने की जो प्रोसेस है वो आपकी ऐसी है जैसे कि एक प्रकार से महाभियोग प्रक्रिया जो होती है, जैसे कि राष्ट्रपति की आपने देखी होगी, मैंने पीछे पढ़ाई है, इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रोसेस, कुछ इस तरीके के द्वारा ये हटते हैं न्यायाधीश। देखिए कैसे हटते हैं, जरा ध्यान से सुने। न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बात ध्यान से सुनना, मेरा कहने का अर्थ ये है, न्यायाधीश को जो हटाने का प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब यहाँ से थोड़े गहराई वाले क्वेश्चन सुने। यदि वो लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य लोकसभा के, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के कम से कम 100 निष्कासन प्रस्ताव पर लिखित हस्ताक्षर करें। बात समझ रहे हैं? तो ही प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि निष्कासन का प्रस्ताव पहले लोकसभा में आता है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, यानी कि 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखित हस्ताक्षर करें उस निष्कासन प्रस्ताव पर। क्लियर। अगर किसी वजह से प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य निष्कासन प्रस्ताव पर लिखित हस्ताक्षर करें। क्लियर। इसके बाद क्या प्रोसेस होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना स्टूडेंट। इसके बाद प्रोसेस क्या होती है, इसके बाद होती है कि जब वो निष्कासन प्रस्ताव है, और निष्कासन प्रस्ताव का मतलब क्या है कि न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव होता है उसे हम कहते हैं निष्कासन प्रस्ताव। तो उस निष्कासन प्रस्ताव को जो सदन का अध्यक्ष है वो उसे स्वीकार कर सकता है या स्वीकार नहीं भी कर सकता, ये उसका अधिकार है। पूरी प्रोसेस को ध्यान से सुनिए। क्लियर। यानी कि अध्यक्ष जो है उसके निष्कासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या स्वीकार नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, किसी वजह से अगर अध्यक्ष स्वीकार कर लेता है, बात ध्यान से सुनिए, मैं जो बातें बता रहा हूँ, ठीक है।
तो फिर अध्यक्ष का कार्य है कि वो 3 सदस्यीय समिति गठित करता है। कितने सदस्य समिति गठित करता है? 3 सदस्य। ये आपको याद रखना। ये वो सवाल होगा जो एग्जाम में आने पर बच्चे एग्जाम सेंटर से जिस समय बाहर आएंगे वहाँ ये कहते हैं, अधिकांश पाए जाएंगे कि पेपर का लेवल बहुत टफ है। क्योंकि जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, जरा ध्यान से सुनिए कैसा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष कितने सदस्यीय समिति गठित करता है? 3 सदस्यीय समिति गठित करता है। क्लियर? अच्छा, इस 3 सदस्यीय समिति में होते कौन कौन है, जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 2, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश। नंबर 2। नंबर 3, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न्यायविद हो या फिर एक विधि का ठीक ठाक जानकार हो। क्लियर? जब वो समिति आगे जांच करती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि वो समिति किस लिए बनी है? न्यायाधीश की जांच हेतु वो समिति बनी है। बहुत ध्यान से सुनना, 3 सदस्यीय जो समिति है। अब समिति का प्रोसेस ये होता है स्टूडेंट कि जो न्यायाधीश है या जिस न्यायाधीश पर कह सकते हैं कि जो निष्कासन का प्रस्ताव आया है, उस न्यायाधीश को हटाने संबंधी उसके जो आरोप हैं, उस पर जो आरोप लगे हैं, उनकी जांच करती है। क्लियर? ये जो 2 आधार मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपसे 2 आधार सेम परीक्षा में ऐसे ही धरे मिलने हैं। एक तो सिद्ध कदाचार, नंबर 1 सिद्ध कदाचार, इंग्लिश में कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर। नंबर 2 असमर्थता, इंग्लिश में बोलते हैं इनकैपेसिटी। 2 आधारों पर ही किसी भी न्यायाधीश को भारत में हटाया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किन 2 आधारों पर भारत में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1 सिद्ध कदाचार, नंबर 2 असमर्थता, इंग्लिश में प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इंग्लिश में इनकैपेसिटी। ठीक है? अब क्या होता है कि जो संसद के जो दोनों सदन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा, यदि लोकसभा अपने विशेष बहुमत से, ध्यान से सुनना, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, विशेष बहुमत से पारित कर दे, और राज्यसभा भी यानी कि अगला सदन भी उसे विशेष बहुमत से ही पारित कर दे। क्लियर? तो अंत में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी करके न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्लियर है? क्लियर? यानी कि आप ये चीज़ जान लें कि अंत में न्यायाधीश को जो हटाने का प्रस्ताव आदेश है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। पहला सवाल, भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में संसद को कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है? 2/3 बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत। क्लियर? अगर भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाना है तो लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए? 100। और राज्यसभा के कम से कम कितने सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए? 50। क्लियर? तो देखिए, अब जो मैंने ये जितनी भी प्रोसेस बताई है, ये प्रोसेस दी गई है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। थोड़ा कान खोलकर सुने इस बात को। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आपसे सीधा सवाल परीक्षा में आ सकता है कभी, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दो, चाहे सिपाही का हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ये याद रखना। क्लियर?
तो ये है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, या कह सकते हैं भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि एक ही क्लास में आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाता है वो भी जानें, और एक ही क्लास में आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है वो भी जानें। क्लियर दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।